बिजनेस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द इंटरनेशनल बिजनेस। किसी भी कंट्री से की बाउंड्री से बाहर अगर किसी भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट एक्स्ट्रा मेक इट पॉसिबल। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ है कम्युनिकेशन का, टेक्नोलॉजी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चीज़ें जो है ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दैट आर द मेन रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल जो बिजनेस आया मार्केट में तो उसके पीछे क्या रीजन था। अगर मतलब पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि सब अपने कंट्री से ही मतलब रखते थे, बट ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करने की जरूरत पड़ी है। So first point is unequal distribution of natural resources and differences in the productivity level of the countries make them incapable of producing every good of their requirement। क्योंकि हर कंट्री के पास अलग अलग टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी और इवन रिसोर्सेज है भी तो कहीं पे प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ वो खुद प्रोड्यूस कर ले, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे कंट्री से जो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग करना पड़ता है। Second point is the labor productivity and the production cost differ among nation due to socio-economic, geographical and political reason। अब हर एक कंट्री का जो लेबर प्रोडक्टिविटी है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन अलग रहती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग होता है, पॉलिटिकल रीजन कुछ इसकी वजह से होते हैं। तो कोई भी कंपनी अपनी तरफ से ये सोचती है कि हम ऐसे कंट्री में अपना प्रोडक्शन करें जहां पर उनकी कॉस्ट कम से कम आए, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। Third point is the availability of the different factor of the production, such as the labor, capital and raw material differ among nation। अलग अलग nations में जो है जो मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए जैसे लेबर है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो और जहाँ पर उनका रेट मतलब उनकी कॉस्ट सबसे कम है। तो ये जो वो रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस आज के टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं अगर हम कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, तो मेनली हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट मीन्स सिंपली क्या है, अपने प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में बेचना, दैट इज एक्सपोर्ट। और बाहर की कंट्री से अपने यहाँ कुछ सामान मंगाना, दैट इज इंपोर्ट। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, अ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड टू अ बायर इन द ग्लोबल मार्केट। अब आपका प्रोडक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट में बेच रहे हो तो उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे, जबकि कोई प्रोडक्ट विच इज ब्रॉड फ्रॉम अ सप्लायर इन द ग्लोबल मार्केट, जो कि सप्लायर से आपने खरीदा है बाहर से, तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटरनेशनल बिजनेस। अब कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है जिसकी वजह से जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, जिसके अंदर उसे कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मर्चेंडाइज export means sending tangible goods abroad and merchandise import means bringing tangible goods from abroad। merchandise मतलब सिंपली ये है कि आप ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन मतलब कि सेल कर रहे हो या फिर दूसरे देश से खरीद रहे हो जो कि टेंजिबल है, ठीक है ना, जो चीजें आपको दिखती है, तो ये सारी की सारी गुड्स हो जाएगा। जबकि दूसरी चीजें इनविजिबल लाइक सर्विसेज वगैरह होती हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच इन्वॉल्व ट्रेड इन इनटेंजिबल आइटम दैट कैन बी सीन और टच्ड, इट इज ऑल्सो called invisible trade। And next third point is another way of the entering into international business is licensing and franchising country to produce selling goods under their trademark, patent और copyright। तीसरा वे होता है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस का लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, जिसके अंदर हम बात करते हैं पेप्सी, कोका कोला हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इसे बेच रहे हैं। तो किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है। उसी तरीके से दूसरा होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर अभी लगभग आपका लाइसेंसिंग की तरह ही सिमिलर है, बट इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस। लेकिन इसमें जो है सर्विस के प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गए, ये सारे के सारे जो है किस पे ऑपरेट करते हैं, द सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट है
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। इट कैन डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब एक कंपनी डायरेक्टली किसी दूसरी मतलब देश की कंपनी के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, मशीनरी में करे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, तो वहां से जो अर्न मनी करेगा दैट इज वो हो जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कंपनी जो है डायरेक्टली वहां पर कुछ करने नहीं जाती है, बल्कि वहां मतलब दूसरे देश के शेयर्स में, दूसरे देश की कंपनी के शेयर्स परचेज करती है या फिर उन्हें लोन प्रोवाइड करती है और उस तरीके से वो अपनी इनकम अर्न करती है एज अ वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो ये चार तरीके हैं जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके बाद इनविजिबल ट्रेड हो गया, थर्ड है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर डायरेक्ट और पोर्टफोलियो दोनों के दोनों आपको कंसिडर अच्छी तरीके से तैयार रखना है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस से किस किस को बेनिफिट मिलता है। इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट टू बोथ नेशन एंड द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म्स के लिए भी सही है, इसके अलावा किसी भी देश के लिए भी सही है इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अलग अलग हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो कि किसी भी देश को मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। इट हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से जैसे आप मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो अगर अपना सामान हम दूसरे देश में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है वहां से हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और उस फॉरेन करेंसी को हम यूज कर सकते हैं कुछ और चीजें खरीदने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ अ नेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मैनर। अब उसके बाद क्या है, ये भी किसी भी नेशन के लिए एक स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या हो रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ही इफेक्टिवली या फिर इकोनॉमिकली मैनर में पॉसिबल हो सकता है। Third is it helps a nation in improving its growth prospect and also create opportunity for employment. इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू किसी भी कंट्री का ग्रोथ तो होता ही होता है और साथ ही में लोगों को रोजगार के यहाँ पर साधन भी उपलब्ध होते हैं। फोर्थ इज इट मेक्स पॉसिबल फॉर द पीपल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हम किसी और कंट्री के प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो ये तो बेनिफिट होगा नेशन के। अब बात करते हैं जो फर्म्स इसमें इंक्लूडेड होती है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। First is it helps in increasing profit of the firms by selling goods in the countries where prices are high. यहाँ पर फर्म्स को प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा क्योंकि वो ऐसी कंट्री में अपना सामान बेचना चाहते हैं जहां पर जो उस पर्टिकुलर चीज की कीमत ज्यादा है। Second is it helps firms in using their surplus production capacities and improving the profitability of their operation. अब इसकी वजह से क्या कर सकती है, कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन सरप्लस प्रोडक्शन भी कर सकती है, वरना अगर उनका प्रोडक्शन अपनी कंट्री के हिसाब से करेंगे तो एक लिमिट होगा जिसके बाद उन्हें रोकना पड़ेगा। बट ये एक मौका देता है इंटरनेशनल बिजनेस की वो क्या कर सकते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में अपनी चीजों को बेचकर। थर्ड इज इट हेल्प्स फर्म्स इन इंप्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। और किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स एज वन ऑफ द वे ऑफ अचीविंग ग्रोथ फॉर फर्म फेसिंग टफ मार्केट कंडीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी जिनकी फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भी आसानी से बेच सकते हैं। इट इंप्रूव्स बिजनेस विजन एट इज इट मेक्स फर्म्स मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड। और ये बिजनेस के विजन को धीरे धीरे और भी डाइवर्सिफाई कर देती है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन देने को तैयार रहती है। अब उसके बाद जो है आपको, जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था डोमेस्टिक बिजनेस का और ये हमने किया इंटरनेशनल बिजनेस, तो दोनों में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको डिफरेंस बताना है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस स्टडीज में जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको 3 बॉक्स बनाने होते हैं, एक बेसिस का, उसके बाद जो 2 पर्टिकुलर चीज में आपको डिफरेंस करना है वो। सबसे पहले हम किस पे बेसिस पे कर रहे हैं इसका डिफरेंस, नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो हम बात करें खरीदने और बेचने वाले की नेशनैलिटी कैसी होगी। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा, बायर्स और सेलर्स दोनों ही सेम कंट्री के से बिलोंग करेंगे, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में बायर्स और सेलर्स जो है अलग अलग कंट्री के होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मोबिलिटी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो इसमें हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल कैन मूव फ्रीली विद इन कंट्री। इसमें जो क्या है, ये सारी चीजें अपनी कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के केसेस में ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो जो चीजें ट्रांसफर हो पाती हैं।
थर्ड पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट्स को लेकर। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक बिजनेस में, तो डोमेस्टिक बिजनेस में पेमेंट जो है चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, कैश के थ्रू, इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट इज डन थ्रू द टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एलओसी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट इज करेंसी यूज। होम करेंसी इसमें हम आप यूज करोगे डोमेस्टिक बिजनेस में, जबकि इसमें हमारा क्या होता है, करेंसी जो हम इंटरनेशनल बिजनेस में, कई बार तो कुछ कंट्री इस तरीके की होती है कि वो अपनी ही करेंसी ही मानती है, तो उसमें हमें उस करेंसी में ही देना पड़ता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी करेंसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिचुएशन वाइज ये चेंज हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में। और ये पूरा डिपेंड करता है बेचने वाली पार्टी पे, कि जो भी पार्टी बेच रही है उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की करेंसी को एक्सेप्ट करने को तैयार है। फिफ्थ पॉइंट दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस में, तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रिस्क फेस करना पड़ता है, जबकि जो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करेगी उनको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उन सबको उन्हें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम यही रखते हैं फर्स्ट पार्ट में, बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट्स इस चैप्टर का करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।